आप बने रहिए और इसमें हमारी मदद करेंगे दिग्गज मेहमान जिनको हम सालों तक फॉलो कर रहे हैं लगातार यहाँ पर मार्केट वेटरन सुदीप बंदोपाध्याय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये, जिस तरीके से सर बाजार में गिरावट लौटी है और तमाम इंडिकेटर जो है वो नेगेटिव स्थितियां दिखा रहे हैं यहाँ पे जो बाजार के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आपको पहली स्थिति क्या दिख रही है सर? पहले डाउनफॉल ज़्यादा दिख रहा है या फिर तेज़ी, या 20-21 हज़ार के लेवल या फिर 26-27 हज़ार के लेवल सर? हर्ष, अनफॉर्चुनेटली मुझे 21,000 पहले दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टिनिटी है, जो कि कच्चे तेल का दाम $105 पर बैरल क्रॉस कर रहा है, ये इंडिया की इकोनॉमी के, कैपिटल मार्केट के और कॉर्पोरेट्स के हित में नहीं है, और ये इंडियन इकोनॉमी पे और मार्केट पे जरूर दबाव डाल रहा है। इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, पर्टिकुलरली सेक्टर्स लाइक आईटी, ठीक ठाक नहीं आया है। जो ट्रेंड दिख रहा है वो इंस्पायरिंग नहीं है, और इसके ऊपर भी एल नीनो के इम्पैक्ट के कारण मॉनसून में कमी की संभावना, जो मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है वो आ रहा है, और ये इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक स्थापित हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, मार्केट अगर इसको सही ढंग से विश्लेषण करे तो नीचे के तरफ प्रेशर जरूर रहेगा। देखना ये होगा कि इसमें युद्ध विराम या कोई गल्फ में जो समस्या चल रहा है उसका समाधान अगर जल्दी से जल्द निकल आता है तो शायद मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकता है, पर उसके वो अगर नहीं होता है तो रिकवरी बहुत मुश्किल। ठीक है सर। अच्छा सर, काफ़ी समय बाद इस तरह की चीज़ देखने को मिली है कि क्राइसिस में, तो पूरा जो क्राइसिस था इस समय, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप जो है उन्होंने लार्ज कैप को जो है वो आउट परफॉर्म किया। हमने देखा यहाँ पे कि मार्च के आप आखिरी से बात कीजिए और अगर अप्रैल की यहाँ पर देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे तो कहा जाता था कि भाई वैल्यूएशन बहुत हाई है, फ्रॉथ है, तमाम तरह की चीज़ें होती थी, तो ये एक मजबूती की तौर पर इशारा कर रहे हैं या फिर कुछ और कहानी है यहाँ पर? जी, कहानी यहाँ पे कुछ हद तक सिंपल है। अगर आप देखें, विदेशी निवेशक, उनका ज्यादातर खरीदारी, ज्यादातर हिस्सेदारी लार्ज कैप कंपनीज में था, और वो, जैसे हम सबको मालूम है, वो पिछले कुछ महीनों से दबा के बेच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए करेंसी डिप्रिसिएशन और भी जो सारे फैक्टर्स है वो प्ले कर रहा है, और इसके चलते लार्ज कैप स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा दबाव, और जिसलिए इंडेक्स पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप की में उनकी हिस्सेदारी कम है, और यहाँ पे ज्यादातर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, डोमेस्टिक फंड्स का पैसा लगा हुआ है, जहाँ पे बिकवाली कम है। तो इसी के कारण मुझे लगता है जो लार्ज कैप में ज्यादातर गिरावट देखने को मिला है, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट उतना देखने को नहीं मिला है। रिकवरी भी स्मॉल कैप मिड कैप पे ज्यादा आया है, लार्ज कैप में उतना नहीं आया है। जी, तो सर अभी जो आप स्थिति देख रहे हैं आगे के लिहाज से, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी और तेजी बनती हुई दिख रही है यहाँ पर? जी, मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि जो बाजार की समस्या है वो धीरे धीरे परकुलेट डाउन कर रहा है। तो सारे निवेशक थोड़ा सतर्क हो रहे हैं। हम लोग निवेशकों से बातचीत करते हैं तो हर कोई निवेशक, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा पर्टर्ब्ड है, थोड़ा चिंतित है मार्केट की स्थिति को लेके, और कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रहा है। ग्लोबली बहुत सारे अनसर्टन फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क होना पसंद कर रहे हैं ज्यादातर निवेशक। तो मुझे तो बहुत बड़ा रैली स्मॉल कैप मिड कैप में भी कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने रखी कि यहाँ पे कि आगे जो है बहुत तेज़ी की संभावना यहाँ पे नहीं दिख रही है यहाँ पे। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं, और आपको तो हम लोग लगातार सुनते ही हैं सर, इतने सालों से दर्शक भी आपको फॉलो करते हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि वो तमाम कमेंट्री जो है वो सुनते रहते हैं सर यहाँ पर। अब एक मन में कन्फ्यूजन है सर, कन्फ्यूजन ये है कि भाई कहा जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर जो है इस क्वार्टर से ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि असली असर जो है वो तब दिखने को मिलेगा यहाँ पे, दबाव जो है वो तब देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब कोई मान लीजिए कोई है, मतलब इन्वेस्टर है, वो चाह रहा है कि भाई अभी जो है वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे कोई स्टॉक अच्छा पसंद आ रहा है यहाँ पे, तो सर वो अभी खरीदारी करे या फिर वो वेट करे 1-2 क्वार्टर तक, भाई कि पहले देख लेते हैं पूरा मूड माहौल यहाँ पे फिर खरीदारी करें? कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है सर, कि वो सोचा कि अभी खरीद ले और बाद में गिर गया तो फिर क्या किया जाएगा? जी, आप सही कह रहे हैं। इस जो फोर्थ क्वार्टर के नतीजे जो अब आ रहे हैं, वो तो चलिए लगभग 1 महीना उसमें डिस्टर्बेंस था, वो भी
ज्यादातर कंपनीज के पास इन्वेंट्री रहता है तो उतना बड़ा असर नहीं देखने को मिला। पर फर्स्ट क्वार्टर जहां पे हम आज बैठे हैं, इस क्वार्टर के नतीजे जरूर खराब आएंगे और कंपेयर टू फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे जरूर खराब होंगे। पर अगर निवेशक की बात करें स्पेसिफिकली और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करें, तो मेरी सलाह हमेशा से ये रहा है कि आपको धीरे धीरे आपकी पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। मार्केट का टॉप या मार्केट का बॉटम या कोई शेयर का टॉप या बॉटम ये पकड़ना असंभव है, नामुमकिन, और उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है लार्सन टुब्रो अच्छा लगता है। अब लार्सन टुब्रो बहुत गिरावट हुआ है। क्यों गिरावट हुआ है? क्योंकि वेस्ट एशिया में उनका जबरदस्त बिजनेस है। करीब 40% उनका ऑर्डर बुक वेस्ट एशिया से आता है। अब वेस्ट एशिया में इतना बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है तो ऑब्वियसली गिरावट देखने को मिला है। अब कंपनी बहुत अच्छा है, पेडिग्री बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है, परफॉर्मेंस हमेशा से ठीक रहा है। हम लोगों को लगता है कि जब जैसे ही वेस्ट एशिया में डिस्टर्बेंस खत्म होगा तब इस कंपनी का मोमेंटम वापस आ जाएगा और वेस्ट एशिया में उनके जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो इंप्लीमेंट तो होंगे ही होंगे, साथ साथ बहुत जबरदस्त नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे, क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी प्रॉब्लम हुआ है वेस्ट एशिया में, उसको सुधारने के लिए भी लार्सन टुब्रो जैसे कंपनी की जरूरत है। अब कब लार्सन टुब्रो में खरीदारी करेंगे? मुझे लगता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी अपनाएं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि कल सुबह मंडे मॉर्निंग जाके खरीदारी पूरा पैसे का कीजिए, थोड़ा 10% में भी आप अभी कीजिए, 10% थोड़ा और देख के कीजिए। ऐसे करके यू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें मजे की बात है कि अगर ये जो वेस्ट एशिया का डिस्टर्बेंस और बढ़ता है, शायद और गिरावट देखने को मिलेगी। पर अगर वेस्ट एशिया का डिस्टर्बेंस खत्म हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, एक पीस वापस आ जाता है, नॉर्मल सी रिटर्न करता है, तो तुरंत इसमें छलांग लगाएगा शेयर। तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने की हमेशा बात करते हैं। इसके चलते आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा एवरेज प्राइस दिखाता है, पीक भी नहीं, बॉटम भी नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी का 100 रुपये हैं, तो कितना अगर स्टैगर मैनर में लगाना हो तो कैसे कैसे सर 10 रुपये से शुरू, मतलब कैसे इसको पार्ट करें परसेंटेज के हिसाब से सर? देखिए, अभी जो मार्केट की स्थिति है, मैं तो बोलूंगा कि 10 रुपया अभी लगाइए, थोड़ा इंतजार करिए, फिर वापस 10-20 रुपया लगाइए, फिर ऐसे करके लगाते जाइए। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो युद्ध विराम होगा, कहीं ना कहीं पीस नॉर्मल सी वापस आएगा, तब तक आपका पोर्टफोलियो बन चुका हो। तो मेरी सलाह तो ये है कि इंतजार मत कीजिए। जैसे आपने बोला 100 रुपया है तो 10 रुपया अभी लगाइए, फिर 10 रुपया थोड़ी देर में लगाइए, ऐसा करके आप निवेश करना चाहते हैं। ठीक, सर ने बहुत अच्छे से देखिए बताया रणनीति स्टैगर मैनर में किस तरीके से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं एल&टी के साथ। अब सर क्योंकि महंगाई बढ़ने की तो स्थितियाँ पूरी दिख ही रही हैं सर, अगर मान लीजिए फर्ज करिए सर कि 5% तक महंगाई आ जाती है सर, तो कंपनियों के नतीजों पर क्या असर होगा? मैं इस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर कई बार कहा जाता है कि भाई टॉप लाइन ग्रोथ को अगर आपको बढ़ाना है तो महंगाई ज़रूरी होती है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या हम लोग मान के चलें कि कंपनियों के नतीजों का जो है कुछ कंपनियों पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, या फिर आप कैसे देख रहे हैं अगर महंगाई 5% पे आती है तो क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा? जी, इस जो स्थिति बनी है उसमें ये महंगाई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये किस चीज के हो रहा है, ये कॉस्ट पुश है। महंगाई बढ़ रहा है कॉस्ट पुश के कारण, डिमांड पुल के कारण। महंगाई के दो रीजन होते हैं, कॉस्ट पुश या डिमांड पुल। जब डिमांड पुल के चलते महंगाई आती है तो वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपकी डिमांड की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी में दबाव आएगा, मॉनसून अगर ठीक ठाक नहीं होता है, रूरल डिमांड कम हो जाएगा। इस माहौल में अगर कॉस्ट बढ़ता है तो डिमांड और भी सबड्यूड हो जाएगा। तो ये जो महंगाई की बात हम कर रहे हैं, ये कंपनीज के हित में नहीं होगा, कंज्यूमर्स के हित में नहीं होगा, किसी के हित में नहीं। और हम लोग कुछ देर पहले तक बात कर रहे थे ब्याज दरें कम होंगे और भी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। अब देखिए उल्टा हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, ब्याज दरें कम होने की संभावना नहीं है, ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं। तो सारे डिमांड जो जनरेट हो रहा था, डिमांड बढ़ने की जो उम्मीद थी, वो कुछ हद तक खत्म होते हुए दिख रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए और कंपनीज के लिए हानिकारक। तो मैं तो ये मानता हूं कि अभी इस स्थिति में ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई आ रही है, वो किसी के हित में नहीं होगा। स्पेसिफिकली सफर करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिलेटेड जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स हैं, वो जरूर सफर करेंगे, जहां पे वो कंज्यूमर इसको पोस्टपोन कर सकता है। जो अपना डिमांड है, क्योंकि महंगाई बढ़ गया है, वो पोस्टपोन करेगा।
तो ऐसे सारे सेक्टर्स जहां पे वो पोस्टपोन कर सकते हैं वो पोस्टपोन करना चालू करेंगे, और उन सेक्टर्स के लिए ये सही नहीं होगा। ठीक है सर, यानी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा सर कि महंगाई के चलते यहाँ पर जो है हम लोगों को एक सेल्स के नंबर, वॉल्यूम के नंबर में भी यहाँ पर जो है वो असर कंपनी में दिख सकता है। तो लेकिन सर एक चीज़ बताइए, जैसे अभी नेस्ले के नतीजे बहुत अच्छे आए, यहाँ पे बजाज के नंबर जो है, यहाँ पर बजाज कंज्यूमर के नंबर जो है वो काफ़ी बेहतर आए, तो वो सिर्फ फौरी तौर पर है, अभी आगे की स्थिति और कमज़ोर दिख रही है? देखिए, फोर्थ क्वार्टर में इनके नंबर जो आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, मैं भी इम्प्रेस्ड हूँ नेस्ले के नंबर। और इससे साफ ये आ रहा है कि अर्बन कंजम्पशन, अर्बन डिमांड बड़ा था। फोर्थ क्वार्टर में अर्बन डिमांड वापस आया था, जिसके चलते इनके नंबर्स अच्छे आए हैं। इसके साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर्स के बिजनेस अपडेट आए हैं, वो भी बहुत अच्छा था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फोर्थ क्वार्टर में स्थिति अच्छा था। पर अब जो स्थिति बन रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, वहां पे बहुत सारे अनिश्चयता, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग जो मॉनसून का कम होने की संभावना, ये सब सामने आ गया है। तो इस माहौल में मुझे तो लगता है कि सतर्क रहना सही होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि डिमांड में बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स है ये काम करना चालू करेगा। साथ साथ जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है वो भी क्रीप इन करना चालू करेगा। सो प्राइसेस में भी इंक्रीज आ सकता है ये सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स में, जो कि डिमांड को और भी नेगेटिवली इंपैक्ट करे। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझने की कोशिश कर रहा था, आप बताइएगा कि क्या सही में यहाँ पर कोई आने की संभावना दिख रही है तेज़ी या नहीं इस सेक्टर में? क्योंकि पिछले कुछ समय में क्या हुआ चीन में सर, 1 अप्रैल से मैंने देखा यहाँ पर कि 300 आइटम्स जो हैं उनके ऊपर एक्सपोर्ट रिबेट है वो हटा दी गई। काफ़ी सारे केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोगों ने देखा, और ये जो सारे प्रोडक्ट्स थे उसमें केमिकल प्रोडक्ट्स शामिल थे खासतौर पर बड़े नंबर पे। यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इस फैसले से, आपका मानना है क्या है यहाँ पर? ऊपर से क्रूड भी यहाँ पे जो है काफ़ी ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। केमिकल शेयरों में सर आपको क्या स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं इस फैसले से, क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है सर? दो चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा हर्ष। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, ये एंटायर सेगमेंट पे हमारा व्यू कुछ देर पहले तक बहुत ही पॉजिटिव था। अच्छा। क्योंकि आपने जो पहली बात कही है कि चाइना में अब रेस्ट्रिक्शंस, प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शंस, ये सारे इंट्रोड्यूस होने के बाद इंडिया का स्थिति इंप्रूव हो गया, इंडियन प्रोड्यूसर्स का स्थिति इंप्रूव हो गया, एक्सपोर्ट मार्केट में उनका अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। साथ में मैं ये कहूंगा ग्लोबली भी डिमांड वापस बढ़ रहा है, और जो इन्वेंट्री, एक्सेस इन्वेंट्री का प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये सारे सेगमेंट्स, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, पिछले 2 साल बहुत ही खराब गया है इनका। तो एक ग्रीन शूट विजिबल हो रहा था कि ये सेक्टर आगे बढ़ेगा, अभी इंप्रूव करेगा। अनफॉर्चुनेटली इन बिटवीन ये वार जो चालू हो गया, इसके चलते बहुत सारे कैलकुलेशंस गड़बड़ हो रहे हैं। एक तो इनके जो रॉ मटेरियल्स है, वो बहुत सारे रॉ मटेरियल, ऑयल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, जो सारे ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पे प्राइस बढ़ने के कारण इनका कॉस्ट बेस भी बढ़ रहा है। दूसरी बात है, ये सारा एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट में क्योंकि ये सारे जो वाटर रूट्स है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कितना भयंकर समस्या चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज वगैरह लेके, तो एक्सपोर्ट कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो डायनामिक्स चेंज हो रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये सेक्टर पे बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, पर शॉर्ट टर्म में सतर्क रहना सही रहेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, अब जो है मैं सरकारी और प्राइवेट बैंकों की तरफ आना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सर प्राइवेट बैंक के बड़े नतीजे आए यहाँ पर, आईसीआईसी बैंक के, एचडीएफसी बैंक के। प्रोविजनिंग में सर काफ़ी हद तक हमने देखा कि यहाँ पे स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई दिखी है यहाँ पर। लेकिन एक और खबर निकल के ये आई कि एफआईज ने, आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पे आईसीआईसी और एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी से जो है वो बेचाए निकले हैं यहाँ से। दूसरी चीज़ सर, सरकारी बैंकों जैसे छोटे बैंक हैं यहाँ पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं या फिर दूसरे बैंक हैं यहाँ पर, बैंक ऑफ अगर आप देखें कि यूनियन बैंक है या फिर दूसरे बैंक से, वहाँ पे नंबर बहुत खास निकल के आए नहीं। आपके लिहाज से सर प्राइवेट, क्योंकि एचडीएफसी की भी ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है सर, आपके लिहाज से सस्ता क्या है, क्या दिख रहे हैं सर? पीएसयू दिख रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, या प्राइवेट बैंक दिख रहे हैं सर? नहीं, वैल्यूएशन के लिहाज से तो पीएसयू सस्ता दिख रहा है, पर जैसे आपने कहा है, प्राइवेट सेक्टर जो दिग्गज बैंक है, आईसीआईसीआई पर्टिकुलरली, एचडीएफसी भी, नतीजे अच्छे आए हैं। और इस नतीजे के बाद आईसीआईसीआई में वापस मोमेंटम खरीदारी देखने को मिला। हाँ, एफआईआई कुछ बेच रहे हैं हिस्सेदारी,
प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पर उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हैज गिवन थम्स अप टू आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स। एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी मैं मानता हूँ ठीक ठाक थे। कुछ डिमांड लोन ग्रोथ रिटेल पर्टिकुलरली सेगमेंट पे थोड़ा कम था, पर ओवरऑल अच्छा था। एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे, इंडसइंड के नतीजे आएंगे, आईडीएफसी के नतीजे आएंगे, देखना पड़ेगा कैसे नतीजे आते हैं, पर ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर के नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक पर्टिकुलरली यूनियन बैंक में नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बट बहुत बड़ा प्रोविजन का ऐलान किया है, और ये प्रोविजन के ऐलान करने से सारा सेक्टर मैं कहूंगा कि गॉट स्कूप्ड, और वो सारे, जैसे आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह का बात किया, सारे प्राइसेस में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिला यूनियन बैंक के नतीजे डिस्क्लोज करने के बाद, क्योंकि वो जो बड़ा प्रोविजन दिखा उससे मार्केट को घबराहट आ गई है। क्योंकि अगर ऐसा प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो बाकी सारे पीएसयू बैंक जिनके बुक्स लगभग एक ही नेचर के हैं, वहां पे भी शायद प्रोविजन की संभावना आ सकती है, इसीलिए वहां पे गिरावट देखने को मिला है। ओवरऑल मैं मानता हूं कि बीएफएसआई के नतीजे Q4 में ठीक ठाक रहेंगे। जैसे कुछ एनबीएफसी के नतीजे भी आए हैं, वो भी अच्छे हैं। श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आए हैं, अच्छा नतीजा, बहुत ही अच्छा नतीजा देखने को मिला है। तो मुझे तो ओवरऑल बीएफएसआई सेगमेंट ठीक लगता है। डिमांड में कुछ दिक्कतें आएंगी फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में, क्योंकि जो वार रिलेटेड जो समस्याएं हैं इसके कारण डिमांड थोड़ा स्लो होगा, और क्रेडिट डिमांड में जो ग्रोथ आ रहा था उसमें रुकावट देखने को मिलेगा। पर बाय एंड लार्ज अगर आप 1 साल 2 साल की बात करें तो मुझे लगता है बीएफएसआई इज अ गुड सेक्टर टू बी इन। ठीक है सर। अच्छा सर, आईटी पे मैं आपका नज़रिया समझना चाह रहा हूँ। एक हफ्ते के अंदर 10% इंडेक्स टूट गया सर। नतीजे हमने देखे यहाँ पर, टीसीएस के आए सर, इन्फोसिस के आए, सीएल टेक के आए, टेक महिंद्रा के भी नतीजे आए सर। तो इनमें एक मिला जुला रहा, हालांकि ये ज़रूर रहा कि कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू है सर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिला, और आगे की गाइडेंस भी कमज़ोर देखने को मिली है। मार्केट ऑलरेडी सर बहुत पिटाई कर चुका है, कितना और पेन बाकी है सर, और किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाए यहाँ पर? देखिए, मैं पहले भी आपके साथ बात करते हुए इसका जिक्र कर चुका हूं। मुझे लगता है आईटी क्षेत्र में अभी भी पेन बाकी है। देखिए, एआई जो रेवोल्यूशन चल रहा है इसका शुरुआत हम देख रहे हैं, और इसमें बहुत एक्टिविटी, बहुत कुछ आने वाला है जो कि इंडियन आईटी कंपनीज को हर्ट करेगा, सीधी सी बात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनीज में कोई प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में ये लोग जरूर अपना काम करने का तरीका एडजस्ट करेंगे एआई डेवलपमेंट के साथ साथ, और अपना बिजनेस मोजो वापस आ जाएगा। पर इसमें टाइम लगेगा। ये जो रीस्ट्रक्चरिंग, रिकैलिब्रेशन जो चल रहा है, ये अगला 1-2 साल चलेगा। कौन कब तैयार हो जाएगा इसको फेस करने के लिए, वो बताना अभी मुश्किल है, पर ये फेज अभी चल रहा है, और इस फेज में पेन दिखने को मिलेगा, जो कि दिख रहा है सारे आईटी कंपनीज में, ये पेन दिख रहा है। अब कोई क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, उसका फायदा मिल गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब होगा। पर फंडामेंटली अगर आप देखें तो एआई रिलेटेड जो डिस्ट्रप्शन है, इसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी कंपनीज, इनका रिकैलिब्रेशन ऑफ बिजनेस मॉडल जरूरी हो गया है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको इसमें थोड़ा दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक्सेंचुअर, इनके नतीजे भी आए, इंडिया में लिस्टेड नहीं है, पर यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उन्होंने एआई के तरफ अपना बिजनेस ट्यून कर लिया है। एआई रिलेटेड रेवेन्यू, एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट उसमें पूरी तरह से घुस गए हैं, और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो यही टर्न इंडियन आईटी कंपनीज को भी लेना पड़ेगा, और जितना जल्दी, जितना सक्सेसफुल इस दिशा में वो हो जाएंगे, उनका बिजनेस उतना जल्दी सुधर जाएगा। ठीक है, यानी कि सर एक लंबा अभी जो है स्थितियां जो है, क्योंकि एकदम से मोल्ड होना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, जाइंट कंपनी है तो वो अलग बात हो जाती है, तो यानी कि लंबा अभी देखने को मिल सकता है पेन सर। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, कोई ऐसे सेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पर एक सुपर साइकिल लौटता हुआ दिख रहा हो, या फिर एक ऐसे सेक्टर जहाँ से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए यहाँ पर? बना के रखना चाहिए। अच्छा, दूरी तो मुझे लगता है आईटी से ही बना के रखना चाहिए, तो इसलिए मैं आईटी का जिक्र कर रहा था जी। और आप अगर उल्टा पूछेंगे मुझे कौन से सेक्टर में अच्छा लग रहा है कि जहां पे घुसना चाहिए, जहां पे आपको निवेश करना चाहिए, वो तो मुझे फार्मा सेक्टर लग रहा है। ओवरऑल फार्मा में मैं बहुत पॉजिटिव, मुझे लगता है फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर 20 साल पहले जहां था इंडिया में,
आज फार्मा सेक्टर वहीं पे खड़ा है, एक कस्प ऑफ क्वांटम जंप मैं कह सकता हूं इसको। और वो दिशा में इंडियन फार्मा अभी जा रहा है। ये सारे जेनेरिक एपीआईज, ये जो करने वाले कंपनीज हैं, इनके लिए टैरिफ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार जो रिलेटेड ऑयल प्राइस, ये सब से कोई इनका लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल सेफ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाने वाला सेक्टर फार्मा होगा। और एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे मल्टीपल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली। अगर बाकी सेक्टर से, बाकी कंपनी से आप कंपेयर करें, ऐसा कोई भयंकर बड़ा मल्टीपल नहीं है जो कि अनरियलिस्टिक। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, हिस्सेदारी बढ़ाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा आपसे यहाँ पर जो है एक आखिरी जो 1-2 क्वेश्चंस हैं सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि हम लोग दर्शकों से आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और आपकी जो रणनीति होती है वो बहुत सटीक बैठती है सर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर निवेशकों को सर अपने पोर्टफोलियो को मजबूती देनी हो आपकी नज़र में, क्योंकि आपने एक एल&टी का नाम लिया भाई, लार्सन टोब्रो की, भाई ये एक स्टॉक है जो आपको स्टैगर मैनर में यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। सर 3 या 5 ऐसे स्टॉक्स आप बता सकते हैं अपने हमारे दर्शकों को जो यहाँ पर कम से कम उनको ये एक विश्वास में रहे कि भाई हाँ, ये स्टॉक्स के कम से कम हमारे जो पोर्टफोलियोज पे मजबूती के तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है। दूसरा एक स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का दिग्गज कंपनी, पर लार्ज कैप नहीं है, यूरेका फोर्ब्स। ये देखिए 3 सेगमेंट में काम करता है, वैक्यूम क्लीनर, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, और तीनों सेगमेंट में लीडरशिप है। मैनेजमेंट चेंज कुछ दिन पहले हुआ है और एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अपॉर्चुनिटी इनफाइनाइट है ये तीनों सेगमेंट में लीडरशिप है। तो यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है लॉन्ग टर्म। फार्मा का जिक्र मैं ओवरऑल एज ए सेक्टर कर चुका हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे जो दिग्गज कंपनी है सन फार्मा, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। या इन दिनों में सन फार्मा एक बहुत बड़ा एक्विजिशन यूएस में करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शेयर प्राइस हो सकता है, पर फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा एक कंपनी जहां पे वैल्यूएशन फार्मा के में ही अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज, ऑरोबिंदो फार्मा, यहाँ पे भी मुझे लगता है खरीदारी की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। आखिर में मैं एक कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कामकाज कर रहा है, वेदांता। यहाँ पे देखिए प्राइस बहुत बड़ा है और बढ़ने का कारण भी है, इसका करीब लगभग 50% प्रॉफिट एल्यूमिनियम सेगमेंट से आता है, और एल्यूमिनियम में अगला 2 साल एक बहुत ही अच्छा स्थिति बना रहेगा, यही उम्मीद है। क्योंकि डिमांड सप्लाई जो इक्वेशन है उसमें डिमांड जबरदस्त ज्यादा है, तो तगड़ा रहेगा एल्यूमिनियम के प्राइसेस। साथ साथ जो ये युद्ध हो रहा है उसके कारण लगभग 10% ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई डिसरप्ट हो गया है, वो भी एल्यूमिनियम प्राइस को तगड़ा रखेगा। और वेदांता का परफॉर्मेंस एल्यूमिनियम से और भी इंप्रूव होगा। साथ में इनका एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल जो चेन है वहां पे भी अच्छी पकड़ है, तो उसका भी फायदा इनको मिल रहा है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इनका जो सब्सिडियरी है 60% शेयर होल्डिंग में हिंदुस्तान जिंक, वहां पे जिंक का जो डिमांड, जिंक का प्रोडक्शन, साथ में सिल्वर का डिमांड, प्रोडक्शन प्राइसेस एक लेवल पे पहुंच रहा है जो कि इनको बहुत फायदा दे रहा है। कंपनी 1 मई इनका जो कॉर्पोरेट एक्शन लिया है 5 कंपनी में बढ़ जाएगा, वो रिकॉर्ड डेट है 1 मई, और उसके बाद आपको 5 कंपनी के शेयर मिल जाएंगे वेदांता की जगह में। और मुझे तो लगता है वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले दिनों में जबरदस्त संभावना रहेगा, तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जी सर, तो बल्कि सर आपसे हम लोगों ने गुजारिश की थी 4-5 की, तो आपने 6 स्टॉक्स पोर्टफोलियो के लिए बता दिए यहाँ पे, बहुत मजबूत। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, वेदांता में क्योंकि 1 तारीख को है रिकॉर्ड डेट सर, आपका क्या मानना है कि उससे पहले क्या खरीदारी जिन निवेशकों ने अभी तक वेदांता की तरफ रुख नहीं किया, क्या उनको रुख करना चाहिए वहाँ पर सर? बिल्कुल करना चाहिए, अभी खरीद ले, 5 शेयर मिल जाएगा मेरे ख्याल से। अगर 29 तारीख तक खरीदारी करे तो रिकॉर्ड डेट से पहले उनके नाम पे आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये 5-6 स्टॉक्स दर्शकों को बताते हैं जो सर के यहाँ पे लिस्ट सर ने दी। यहाँ पे लार्सन टोब्रो रहा, यूरोका फोर्ब्स रहा, सन फार्मा रहा, अरविंदो फार्मा, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, ये जो 6 स्टॉक्स हैं सर की तरफ से यहाँ पे बताए जा रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को मजबूती के तौर पर यहाँ पे देखे जा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद।